क्या चैप्टर 2 और चैप्टर 3 साथ साथ हो गया है? पक्की बात है। आप लोग वाकई पढ़ना शुरू हो गए? अल्लाह खैर करे। मुझे खदशा है कि अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे तो कहीं तैयारी ना हो जाए आपकी बहुत अच्छी। ठीक है, हम किसी दिन बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे, तो फिर आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ते। खैर, कहने को 2 चैप्टर हैं, लेकिन बेचारे बड़े छोटे छोटे से मासूम से चैप्टर्स हैं। अच्छा, आज डे एंड पे थोड़ा सा हमने ख्याल करना है, एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है। दरमियान में कोशिश करेंगे कि आज हमारे फोल्डिंग चेयर्स हों, तो जो लोग दरमियान में आके बैठ रहे हों उनसे एंड पे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्दी से सबसे पहले उठें, अपनी कुर्सी फोल्ड करके और बाहर की तरफ चले जाएं। उससे ये गैलरी हो जाएगी थोड़ी खुली, वरना बड़ी बारीक सी गैलरी होती है और फिर प्रॉब्लम होती है। फिर नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा आप लोगों ने करना है एक अच्छी कौम की तरह। तो जब ये फोल्डिंग वाले स्टूडेंट्स बाहर निकल जाएँ तो फिर ख़वातीन सबसे पहले बाहर जाएँ और उसके बाद फिर आप लोग हजूम की फॉर्म में निकल जाएं। तो आई होप कि आप लोग जो है वो इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि एक अच्छी कौम का मुज़ाहरा करें। ठीक है जी, तो हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। आज मैंने पहले से उन्हें कहा था कि सेंटर में कोशिश करें कि फोल्डिंग आए, बड़ी चेयर्स ना आए, ताकि इसको मूव करना आसान हो जाए। तो वो होता ये है कि वो ज़्यादा बच्चों के बैठने के चक्कर में वो दरमियान वाली जो स्पेस है उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं और फिर बाद में जो है ना वो काफ़ी दिक्कत होती है। और ऐसे में इंतज़ामिया से भी मैं यही कहूँगा कि जो बाहर से उस वक्त बच्चे आ रहे होते हैं उनको अगर उस वक्त थोड़ी सी देर के लिए उनसे कहें सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक जाएं तो मैक्सिमम बच्चे इजीली निकल जाएं। वो उस वक्त स्टूडेंट्स आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। मैं अपने तौर पे भी मार्जिन रखूं कि लेक्चर का जो क्लोजिंग टाइम है उससे कोई 2-3 मिनट पहले जो है उसको क्लोज़ कर लिया जाए, ताकि हमारे लिए आना जाना आसान हो। क्योंकि इससे पीछे वाली क्लास भी बिल्कुल H2H चल रही होती है और इससे आगे फास्ट ट्रैक है। फास्ट ट्रैक वाला बैच भी ज़रा तेज़ चल रहा होता है, तो हमारे पास मार्जिन थोड़ा सा दरमियान में थोड़ा सा ये है। इस बैच को पहले मैं शाम में प्लान कर रहा था कि ज़रा ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, लेकिन फिर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी दूर हो रहा था, वो फिर शाम 6 बजे के आसपास बन रहा था, तो इसलिए फिर मजबूरन इस टाइम पे किया। अब इस टाइम पे करने का ये एक प्रॉब्लम है कि इस टाइम पे ज़रा ज़्यादा लोग अवेलेबल होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है। लेकिन आई होप कि आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लिया, सिवाय उस गर्मी के जो कभी कभी थोड़ी थोड़ी सी लगती है। अब तो मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया। ठीक है, असल में ना इस कमरे की एक इंसानी कैपेसिटी है, अब उससे जब ऊपर लोड डालेंगे तो वो बेचारा जो है ना वो पर यूनिट थोड़ा सा वो भी परेशान होगा। लेकिन चूंकि ये कोई 5-6 घंटे की क्लास नहीं है, 1-1.25 घंटे की क्लास है। ये क्या हुआ? ये 16, ये 25 हुआ है। हो सकता है ये शो कर रहा हो कि बाहर टेम्परेचर इस वक्त 25 है, तो इसको देखें, अगर ये AC को कम कर दें, ये इस पर 25 लिखा हुआ आ रहा है। बच्चों का कंसर्न सही है बेचारों का। ऐसी बात आप हाईलाइट कर दिया करो और आप इंतज़ामिया को भी बताएंगे तो अच्छे लोग हैं वो सेट कर देते हैं। ऑन द गो क्या होता है, लाइट जाती है आती है तो कुछ चीज़ें ऑटो पे सेट होती हैं, और फिर इंतज़ामिया में बताती है समटाइम के स्टूडेंट जो है ना क्लास के समटाइम निकलते हुए या किसी टाइम पे जब टीचर मौजूद नहीं होता तो खुद ही से ही अपने अपने मोबाइल से कुछ ना कुछ चीज़ें करके और अपनी तरफ से इसको वैरायटी लगाते हैं। अब मोबाइल पे वो जो है एंड्रॉयड की ऐप से जो है वो जो भी रिमोट डाउनलोड करते हैं वो होता है सादा AC का। जब इन्वर्टर पे उसकी सेटिंग करते हैं तो कई दफ़ा उसका हीटिंग मोड ऑन हो जाता है, तो वो AC जो है ना वो ठंड के बजाय गर्मी देना शुरू कर देता है। तो इसमें आप इंतज़ामिया को बता दिया कि ना अच्छे लोग हैं ये उसको सेट कर देते हैं। ठीक है, वो नहीं मानते, अच्छा वो पैसे मांगते हैं। ठीक है जी, 2 चैप्टर हमारा आज का टारगेट है, एक चैप्टर 8 और एक चैप्टर 5। चैप्टर 2, 3, 4 और 5 ये पहला वाला जोन है। अब पहले जोन में एक छोटा चैप्टर रह गया और एक बड़ा चैप्टर रह गया। आपको याद होगा बड़े चैप्टर हम लोगों ने नेक्स्ट वीक के ऊपर डाले हुए हैं, जो अहम चैप्टर है। तो चैप्टर 4 नेक्स्ट वीक में जाता है, तो इस चैप्टर में इस दिन हम फिर चैप्टर 5 करते हैं और आगे से चैप्टर 8 करते हैं। अब इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि जो थोड़ा सा कम टेक्निकल चैप्टर है हम उसको पहले डिस्कस कर लें और बाद में हम टेक्निकल चैप्टर की तरफ जाएँ। तो चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। चैप्टर 8 का नाम है कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट। असल में इसका ये नाम नहीं है, असल में इसका बहुत लंबा सा नाम है, सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर मैं इसको आसान नाम देना चाहूँ इस चैप्टर को तो इसका नाम है कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक दूसरा नाम भी होता है कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। अब अभी तक हम समझते आ रहे हैं कि एक ऑफ़र होती है, एक एक्सेप्टेंस होती है, कंसिडरेशन होती है, फ़लाना रूल होता है, फ़लाना रूल होता है। ये बड़े यूनिक किस्म के कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनका मैं जिक्र करने लगा हूँ, जो कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट हैं या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक फ़िल्मी सा जुमला है जो बड़े आराम जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट जहन में रह जाते हैं।
हम कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं हैं, हो जाते हैं। तो अगर कभी भी भूल जाए जहन में कि ये किस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं हैं, हो जाते हैं, किए नहीं जाते, बन जाते हैं। यानी आपने कभी भी कोशिश नहीं की होती ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की, लेकिन सम टाइम लॉ को लगता है कि थोड़ा सा मुसावात बरकरार रखने के लिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए, तो वो दो बंदों के दरमियान किसी ताल्लुक़ को खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल दे देते हैं। ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो बाय लॉ खुद ब खुद बन जाते हैं। यानी अगर किसी एक बंदे ने दूसरे के साथ अच्छा किया और दूसरे ने इन रिटर्न उसके साथ अच्छा नहीं किया, तो सम टाइम लॉ उस मज़लूम की हिमायत के लिए पहुंच जाता है और कहता है कि यहाँ इन दोनों के दरमियान जो मामला है ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इस चीज़ को समझाने के लिए टिपिकल एग्जांपल जो मैं रेगुलर क्लास में देता हूँ, जिससे बात इजीली समझ आ जाती है, कि अगर एक शख्स को किसी का गुम हुआ बटवा मिला और उसने देखा तो उसके अंदर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हज़ार रुपये पड़े हुए थे, 8-10 हज़ार रुपये पड़े हुए थे, और पता उसे लगा कि वो शख्स उस शहर में नहीं रहता, वो दूसरे शहर में रहता है, उसके आईडी कार्ड पे एड्रेस कहीं और का आ रहा था। इसने पहले कोशिश की कि यहाँ लोगों से पूछे कि वो बंदा अगर आया है, तो 4-5 दिन तक पता लगा बंदा ढूंढने नहीं आया, तो समझ ये आ गई कि एक बंदे का बटवा इस शहर में गुम हो गया होगा और वो बेचारा दूसरे शहर चला गया वापस। इसने क्या किया, बहुत ही अच्छाई में बटवा उठाया और दूसरे शहर की तरफ चल पड़ा। यानी कि पहले वो अपने घर से रिक्शा करा के 200 रुपये का डेवो के स्टैंड पे पहुंचा। डेवो पे उसने जनाब 1800 रुपये की बस करवाई और वो पहुंच गया इस्लामाबाद। वहाँ जाके उस बंदे के घर तक पहुंचा। जब वो शख्स बाहर आया तो इसने उसे कहा, जी आपका बटवा? तो उसने कहा, हाँ मेरा बटवा गुम हुआ था लाहौर में। तो इसने कहा, ज़रा 2-3 निशानियाँ बताएँ। उस शख्स ने निशानियाँ बताई। इसने बहुत ही अच्छाई के साथ जो है ना उसको बटवा उसके हवाले किया। तो सामने वाले शख्स ने कहा कि ये आप कहाँ से हैं? उसने कहा, जी मैं लाहौर में होता हूँ, मुझे आपका बटवा पड़ा हुआ मिला था, तो मैं ऑल द वे जो है वो 2000 रुपये खर्च करके आपके पास आई हूँ ताकि मैं आपको बटवा दे सकूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जिसका बटवा गुम हुआ था उसने बहुत ही खुशी के साथ उसके साथ जो है वो मुसाफा किया, हाथ मिलाया और कहा, आप जैसे नेक लोगों की वजह से दुनिया चल रही है, और घर के अंदर चला गया। तो इस शख्स को थोड़ी सी परेशानी हुई। इसने दरवाज़ा खटखटाया कि भाई वो आप शायद कुछ भूल रहे हैं। तो उसने कहा, हाँ। वो बाहर आया और इसको ज़ोर से गले लगाया, जप्फी डाली और कहा, शाबाश, आप जैसे नेक लोग जो है ना वो दुनिया में अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। अभी भी इसको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, लग रहा है ना कोई अहम चीज़ मिसिंग है। फिर से इसने नॉक किया। इसने कहा, जी वो आपको नहीं लगता कि कुछ कम है, मतलब इस मामले में कुछ और भी होना चाहिए? उसने कहा, अच्छा ठीक है। उसने उसके माथे पे बोसा दे दिया। उसने कहा, शायद इस बंदे को बहुत हाई लेवल की अप्रिसिएशन चाहिए, तो ये हाथ मिलाने से, गले लगने से जो है ना वो नहीं हुआ, और दरवाज़ा बंद करके चला गया। अब बंदे को तब चढ़े, भाई 2000 रुपये का खर्चा करके एक बंदे का बटवा देने आए हैं, उसमें 8-10 हज़ार रुपये पड़े हुए हैं, आपने इतना खर्चा किया उसकी अच्छाई के लिए, आखिरी दफ़ा कटका किया और 3 फुट पीछे हो गया। तो इससे पहले कि वो बंदा लेवल 4 को अचीव करे उसको समझ नहीं आ रही, उसे बताना ज़रूरी है कि भाईजान इस वक्त मुझे ये बोसा नहीं चाहिए, मुझे इस्लाम दुआ नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। क्यों चाहिए ऐसे पैसे? इसने खर्चा किया है। क्या इसने कभी ऑफ़र दी थी उस बंदे को? क्या उसने कभी एक्सेप्ट किया था? क्या इनके दरमियान कभी कोई कंसिडरेशन थी? क्या कोई गवाह मौजूद थे? कुछ लिखा गया था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कोई शर्त पूरी नहीं हो रही, लेकिन लॉ ये कहता है कि चूंकि यहाँ एक बंदे ने दूसरे के साथ अच्छा किया है, तो मुसावात कायम करने के लिए ऐसा ना हो कि एक अच्छे बंदे के साथ बुरा हो जाए, तो लॉ कहेगा इन दोनों के दरमियान खुद ही से एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये शख्स लीगल हक रखता है कि ये दूसरे बंदे से अपने पैसे रिकवर कर सके। क्लियर? तो बेसिकली कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिन सिचुएशन में लॉ खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देता है दो बंदों के दरमियान, और फिर दो बंदों के उस मामले को जिसमें कहीं पे भी कोई एसेंशियल्स पूरे नहीं थे, कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे देता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी इसका सवाल आए तो आपने एसेंशियल्स ढूंढने की कोशिश नहीं करनी, वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है ही ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बना है। लेकिन दोनों के दरमियान मामला ऐसा है कि लॉ किसी एक बंदे को नाइंसाफ़ी से बचाने के लिए, यानी लॉ इस शख्स को पावर दे देगा कि तुम उस बंदे से अपने खर्चे के आने जाने के पैसे रिकवर कर सकते हो, और वो रिकवर ना हो तो आप अदालत भी जा सकते हैं। हालांकि इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ था, तो हमने कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं हैं, हो जाते हैं।
ये बनाए नहीं जाते, खुद ब खुद बन जाते हैं। किताब से पूछते हैं, वो कहते हैं कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट एक ऑब्लिगेशन है इम्पोज बाय लॉ, एक ऐसी जिम्मेदारी है जो लॉ ने आपके ऊपर इम्पोज कर दी है। लॉ ने कह दिया है कि भाई अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर उस एग्रीमेंट को हम साइड पे करके देखें तो चूंकि एग्रीमेंट नहीं है तो लॉ ने खुद ही से एक इम्पोज कर दी ऑब्लिगेशन। कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ये असल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट इज़ अ लीगल सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ का कोई अल्टरनेट। तो ये एक लीगल अल्टरनेट है फॉर्म्ड, जो बनाया गया क्यों? इम्पोज इक्विटी बिटवीन टू पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ के दरमियान मुसावात बरकरार रखने के लिए, बराबरी बरकरार रखने के लिए, किसी एक के साथ जुल्म ना हो जाए, तो इन्होंने ये मामला किया है। इसको कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। तीन अटेम्प्ट्स पहले इसका एक पेपर में सवाल आया। सवाल में उन्होंने पूछा बताओ कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और उसकी चंद एग्जांपल्स दें। बच्चों को चैप्टर पूरा आता था लेकिन कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम अक्सर को याद नहीं आ रहा था। तो सम टाइम किताब में अगर एक चीज़ के एक से ज़्यादा नाम दिए हुए हैं तो दोनों नामों को जहन में रखने की कोशिश किया करें। तो इनको कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया नहीं गया लेकिन खुद ब खुद बन गया। अब ऐसा कब कब होता है? बहुत ही छोटा सा चैप्टर है हमारी किताब का, आई कैन से कि तकरीबन सबसे छोटा चैप्टर है। इसमें कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र है और उसके बाद 5 एग्जांपल्स दिए हैं और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। 5 ऐसी सिचुएशंस जहां लॉ ये कहता है कि पार्टीज़ के दरमियान खुद ही से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। 5 एग्जांपल्स में स्टेप बाय स्टेप चलें तो पहली एग्जांपल है, अब एग्जांपल्स जिस मर्जी तरतीब से आप पेपर में लिखना चाहें। पहली एग्जांपल है सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज़ टू अ पर्सन, या सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू अ पर्सन इनकैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडर कि एक माइनर है जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के बहुत सारे कामों के लिए पाबंद है कुछ और लोगों का। उसने खाना खाना है, उसने रहना है, उसको शेल्टर चाहिए, उसको कपड़े चाहिए, और वो एक छोटा बच्चा है। और छोटे बच्चे को हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और ऊपर से इससे जो भी कॉन्ट्रैक्ट करे वो डरता है क्योंकि कल को जो भी नुकसान होगा, ये तो माइनर है। और अदालत कहते जी आपने एक अजीब सा एग्रीमेंट क्यों किया, तो वॉइड है। तो यहाँ लॉ ने एक हक दिया है एक ऐसे शख्स को जिसने एक माइनर को ज़रूरियात ज़िंदगी सप्लाई की, एक माइनर को सप्लाई कर दी, या एक अनसाउंड माइंड को सप्लाई कर दी, या एक अनसाउंड माइंड के किसी डिपेंडेंट को सप्लाई कर दी। तो एक शख्स जो माइनर है, एक शख्स जिसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, कोई शख्स जो इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर किसी शख्स ने इनको खुराक प्रोवाइड की, इनको रिहाइश प्रोवाइड की, इनको ज़रूरियात ज़िंदगी दी, तो जिसने वो ख़र्चा किया इनको ज़रूरियात ज़िंदगी देने का, उसका ये हक़ है कि वो इनसे उतने पैसे रिकवर कर सकता है। अब हम कहेंगे भाई ये तो माइनर और अनसाउंड है, इनके साथ तो आपका कोई लीगल रिलेशन नहीं बन सकता। तो लॉ कहता है कि आप फिर इनकी प्रॉपर्टी में से, यानी इनके एसेट्स में से उतनी अमाउंट लेने का हक़ रखते हैं। वो अदालत जाके इनके एसेट्स में से उतनी अमाउंट रिकवर कर सकता है जितना उसने इनको ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए होना चाहिए, याशियों के लिए नहीं होना चाहिए। कि हम कहेंगे जी एक शख्स ने माइनर को जो है वो BMW गाड़ी दिलवा दी और अब वो जाके कह रहा है कि जी मुझे पैसे दिलवाए जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होंगी। हाँ, उस बंदे के लाइफस्टाइल को ज़रूर देखा जाएगा। यहाँ लॉ ये कहता है कि अगर एक शख्स को आपने नेसेसरीज प्रोवाइड की उसके लाइफस्टाइल के मुताबिक, एक बहुत ही अमीर आदमी है और आपने उसको गंदा सा आटा प्रोवाइड कर दिया, उसके पास करोड़ों के अरबों के एसेट्स हैं लेकिन वो छोटा बच्चा है, और आपने ज़बरदस्ती उसको जो है ना वो गवर्नमेंट के आटे में कोई गंदा सा आटा मिक्स कर के और आपने उसे खिलाया। वो बेचारा ज़बरदस्ती खाता भी रहा और एंड पे आपने कहा पैसे, तो जाहिर है वो फिर कहेगा कि भाई ये इस तरह से तो नहीं होता। तो एक शख्स की ज़रूरियात ज़िंदगी के हिसाब से, उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से जब आप उसको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो आपका हक़ है कि उन चीज़ों पे ख़र्चा हुआ एक्चुअल पैसा आप रिकवर कर सकते हैं। अब अगर एक चीज़ है 2000 की और आपने 3000 की ख़रीद के उसको दे दी, तो 3000 रिकवर नहीं कर सकते, आप 2000 ही रिकवर करेंगे। तो लॉ ये कह रहा है कि जालिम के साथ भी जुल्म ना हो, मज़लूम के साथ भी जुल्म ना हो, उस बच्चे के साथ भी जुल्म नहीं होना चाहिए, और ये जो बेचारा केयर टेकर है इसके साथ भी जुल्म ना हो। तो रूल ये है कि अगर आप सप्लाई ऑफ नेसेसरीज सप्लाई करते हैं, पर्सन इनकैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो शख्स जो इनकैपेबल है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हमारे पास टिपिकल एग्जांपल इसकी बनती है माइनर और अनसाउंड।
या उनका डिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल अनसाउंड का कोई बच्चा है तो अनसाउंड को या उसके बच्चे को इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन, उसको सप्लाई करता है कोई और शख्स। क्या सप्लाई करता है? नेसेसरी सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, उसको वो नेसेसरी सप्लाई करता है जो उसकी लाइफ कंडीशन के हिसाब से सूट करते हैं। द पर्सन सप्लाइंग सच नेसेसरीज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स, उस बंदे का हक है कि उसको रीइंबर्समेंट मिले। रीइंबर्स का मतलब होता है आपका खर्च किया हुआ पैसा आपको वापस मिलता है, तो उसको हम कहते हैं रीइंबर्स। इसको रीइंबर्समेंट मिले प्राइस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकम्पिटेंट पर्सन, उस इनकम्पिटेंट पर्सन के एसेट से इसको रिकवरी मिले। तो अगर एक शख्स ने किसी को नेसेसरी सप्लाई की है उसकी ज़िंदगी के मुताबिक, तो उसका हक है कि जिसको उसने नेसेसरी सप्लाई की है उसके एसेट्स में से उतनी अमाउंट रिकवर कर सकता है। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि नेसेसरी सप्लाई की हो और दूसरा उसकी लाइफस्टाइल के मुताबिक की हो। एक और बात जो यहाँ नहीं लिखी वो ये है कि जितना खर्चा किया उतना मिलेगा, अगर खामखा महंगी चीज़ ली है वो नहीं मिलेगा। 5 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल ये है, चूँकि चैप्टर छोटा सा है तो इसमें एक दफ़ा इसकी सारी एग्जाम्पल ख़त्म करके फिर मैं आप लोगों से पूछ लूँगा अगर आपके कोई 2-3 सवाल हुए, लेकिन इसी डायमेंशन में रहते हुए। ठीक है जी। अब इस वर्ड रीइंबर्स को पकड़ के इसके ऊपर इतनी लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है, लेकिन कोशिश हमने करनी है कि हम थोड़ा सा स्पेसिफिक रहें अपने सवालों में। सप्लाई ऑफ नेसेसरी समझ आई। देन कुछ और एग्जांपल्स हैं, थोड़ी सी तरतीब हम आगे पीछे कर लेते हैं। पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन। होता क्या है, एक शख्स कई दफ़ा गलती से किसी दूसरे बंदे को पेमेंट कर देता है। पेमेंट उसने उसे नहीं करनी होती, गलती से कर देता है। एक शख्स को आपने एक दोस्त को समझाया कि जाओ और तुमने जाके ना बिज़नेस लॉ में एडमिशन लेना है SBI में। बंदे को समझा के भेजा, उसको नहीं पता था कि कॉलेज कहाँ है। आपने कहा ऐसे करके यूँ मुड़ोगे, यूँ करोगे, वहाँ कॉर्नर पे एक बिल्डिंग होगी, वहाँ अंदर जाना। कुछ लोग अंदर फ्रंट ऑफिस में बैठे होंगे, उनसे पूछना, वो बताएंगे कि फ़ीस वाले कहाँ हैं। बस वो फ़ीस वाले भाई को आपने इतनी इंस्टॉलमेंट दे के आ जानी है। बच्चा आया और गलती से वो गलत कॉर्नर समझ बैठा और किसी दूसरे कॉलेज में पैसे जमा करा दिया और जाके वो पैसे जमा करा के रसीद लेके वापस चला गया। जब असल बच्चे को आपको रसीद मिली, आपने कहा ये क्या किया है? असल वाले कॉलेज में जाना था। यानी कि ये मैंने तो पेमेंट SBI में करनी थी, ये तुम किस जगह पेमेंट कराए हो? अब अगर आपने चाहते हुए नहीं, गलती से किसी और को पेमेंट कर दी है, तो आपका ये राइट है कि आप वो रसीद लेके जाएं उस इदारे के पास और उनसे कहें ये पेमेंट गलती से हुई है और मुझे मेरी अमाउंट वापस चाहिए। तो वो कहेंगे जी आपका हमारे साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ना आपने कभी हमें ऑफ़र दी थी, ना हमारी कोई एक्सेप्टेंस थी, ना आप हमारे ऊपर लीगल केस कर सकते हैं, आपका हमसे ताल्लुक़ ही कोई नहीं। तो आप कहेंगे है ताल्लुक़, कानून ने बनाया ताल्लुक़, कौसाई कॉन्ट्रैक्ट्स ने बनाया है। कौसाई कॉन्ट्रैक्ट ये कहते हैं कि अगर एक बंदा गलती से किसी को पेमेंट कर दे तो उसका हक है कि वो उस बंदे से पेमेंट रिकवर कर सकता है। अगर दूसरा बंदा पेमेंट ना दे तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई कर सकता है। तो बाय मिस्टेक अगर किसी को पेमेंट कर दी, बैंकिंग में अक्सर होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में होता है, कई दफ़ा लोग अकाउंट नंबर गलत दे देते हैं, कई दफ़ा डिपॉजिट स्लिप पे कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाता है। तो अगर एक बंदे से दूसरे बंदे को गलती से पेमेंट चली गई है तो वो हक रखता है कि वो उस बंदे से पेमेंट वापस ले ले। एक तो गलती होता है, समटाइम कोर्शन से पेमेंट हो जाती है। कोर्शन का मतलब है कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हुई, किसी ने गन पॉइंट पे आपसे पैसे ले लिए। एक डाकू आया, उसने गन पॉइंट पे आपसे 2000 रुपया ले लिया। फिर कल को अदालत में मामला पेश हुआ और वो डाकू पकड़ा गया, तो आप जाके कहेंगे कि जी इसने मेरे 2000 देने हैं। तो हो सकता है वो डाकू कहे भाई मेरा इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना कोई ऑफ़र थी, ना कोई एक्सेप्टेंस थी। अगर साबित हो जाए कि वो बंदा ज़ोर ज़बरदस्ती से, कोर्जन से आपसे पैसे लेके गया है, तो आपका हक बनता है कि आप वो पैसे उससे रिकवर कर सकते हैं, हालांकि आपका उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अगर कोई भी पेमेंट बाय मिस्टेक हो या अंडर कोर्शन हो, अ पर्सन टू हुम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। जिसको गलती से पैसे चले गए हैं, जिसको कोर्शन से पैसे चले गए हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, वो उन पैसों को वापस करे। तो ये सेकंड एग्जांपल है। इसमें अगर हम तीसरी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ हम कहते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स की। जो मैंने आपको सिचुएशन बताई थी, मैंने जो आपको अरेंजमेंट बताया था वो भी एक कौसाई कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हमारी किताब ने हमें सिर्फ 5 एग्जांपल्स बताई। तो तीसरी एग्जांपल है फाइंडर ऑफ गुड्स की, और आगे तक की जिम्मेदारी नहीं है, शुरू की जिम्मेदारी है। अगर एक शख्स को दूसरे की चीज़ें गुम हुई पड़ी हुई मिलती हैं और वो उन्हें उठा लेता है, तो ऑटोमेटिकली जिस शख्स ने उठाया है वो उस शख्स का जिसकी चीज़ें गुम हुई हैं बेली बन जाता है।
अब यहाँ पे जो पंजाबी से शगफ रखते हैं वो बड़े जज्बाती हो जाते हैं कि अच्छा बेली बन जाता है, दोस्त बन जाता है। तो ये बेली दोस्त वाला बेली नहीं है, बेलमेंट से निकला वर्ड बेली है। बेलमेंट कहते हैं अमानत को, बेलर कहते हैं जो अमानत देता है, और बेली कहते हैं जो अमानत रखता है। अगर एक शख्स को दूसरे की कोई गुम हुई चीज़ मिली है और उसने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया है, तो हम ये कहेंगे कि ये शख्स बेली बन गया है, ये अमानतदार बन गया है, ये इस अमानत का ख्याल रखेगा। अब इसकी ज़िम्मेदारी है, हालांकि इसका उस बंदे से कोई अरेंजमेंट नहीं है, बट इसकी ज़िम्मेदारी है कि नंबर 1 इन चीज़ों की एहतियात करे, नंबर 2 गलत हाथों में ना जाने दे, नंबर 3 असल ओनर को ढूंढने की पूरी कोशिश करे। अगर ये चीज़ अपने पास रख लेता और असल ओनर को नहीं ढूंढता तो समझा जाएगा कि ये रॉन्गफुल टाइटल रखता है, इसकी ओनरशिप गलत है। लगेगा कि ये टाइटल कन्वर्ट कर रहा है, लगेगा कि ये ओनरशिप अपने नाम पे कर रहा है। आसान अल्फाज में ये माना जाएगा कि इसने चोरी की है। तो अगर एक शख्स को दूसरे की चीज़ मिलती है तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो ढूंढने की कोशिश करे, उसकी अपने चीज़ों की तरह हिफाजत करे, और जब वो ओनर मिल जाए तो उसको वो चीज़ एहतियात से दे दे। उसके बाद उस बंदे की ज़िम्मेदारी है कि जो उसका ख़र्चा वगैरह वो इसको दे दे। लेकिन यहाँ 2 एक्सेप्शन हैं। हम ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बटवे वाला सिनेरियो, बटवे में पड़ा होता 1000 रुपया और आने जाने पे लग जाता 4000 रुपया, और बटवे में कोई और ऐसी काम की चीज़ ना होती, आईडी कार्ड या इस तरह से सिर्फ एड्रेस लिखा हुआ होता, तो जिसका बटवा गुम हुआ उसका बड़े से बड़ा नुकसान हुआ है। 1000 रुपये जो अंदर रखे हुए थे और बटवे की कीमत 500, 700, 800 होगी। लेकिन ये भाई साहब अगर बटवा लेके बहुत ही खुलूस के साथ पहुंच गए तो इनका क्लेम होगा 4000 और एक इनका क्लेम नहीं होगा जो इनको वैसे ही मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 4000 रुपये वो क्यों देगा, यानी उसे बटवा देगा, वो कहेगा बहुत शुक्रिया, कहेगा इस बटवे में से मुझे 4000 दें, तो वो 1000 बटवे में से निकाल के देगा, 3000 घर से ला के देगा और कहेगा आइंदा ऐसा बटवा मिले ना कभी मत छोड़ के आना उस बंदे के जिसमें पैसे इतने कम हो। तो कहने का मतलब है कि उससे आने वाला फ़ायदा उतना नहीं था। तो लॉ ने एक इजाज़त दे दी। वो कहते हैं कि अगर आपको एक गुमी हुई चीज़ मिली, आप असल ओनर को ढूंढने की हल्की फुल्की कोशिश करते, नहीं मिलता, लेकिन आपको पता लग जाता है कि असल ओनर को ढूंढने के ऊपर खर्चा लगेगा और असल ओनर तक पहुंचने का खर्चा या असल ओनर को चीज़ हैंड ओवर करने का खर्चा अगर उस चीज़ की मालियत के 2/3 से ज़्यादा हो, 2/3 से ज़्यादा हो, 66.67% से ज़्यादा हो, उस चीज़ की मालियत के 2/3 से ज़्यादा अगर आपका खर्चा लग जाए उसे ढूंढने में, तो लॉ ने आपको इजाज़त दे दी है कि आप मत ढूंढें उसे, आप वो चीज़ बेच के इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसके पैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन मतलब ऐसा ना हो कि आप कहें कि वो रावलपिंडी में है लेकिन मैं बिज़नेस क्लास की फ़्लाइट करा के वहाँ जाऊँगा उसको बटवा देने के लिए, फिर आपने खर्चा एस्टिमेट किया, आपने कहा हाँ अब ये 2/3 से ज़्यादा हो गया, अब नहीं बनता। तो ऐसा नहीं है, उस बंदे को ढूंढने का रीज़नेबल खर्चा 2/3 ऑफ द वैल्यू से अगर ऊपर जा रहा हो तो लॉ कहता है आप उसे बेच सकते हैं। लॉ एक और सूरत में भी आपको कहता है कि आप बेच सकते हैं। इसकी एग्जांपल जिससे बात इजीली समझ आ जाती है कि एक बंदे को दूसरे की गुम हुई बर्फ़ मिली, शॉपर के अंदर बर्फ़ रखी हुई थी, बड़ी देर ढूंढता रहा, उसने सोचा कोई बात नहीं शाम तक ढूंढूंगा बंदा मिल जाएगा। शाम तक ढूंढता रहा और जब बंदा मिला तो उसको वो शॉपर पकड़ाया जिसमें बर्फ़ थी, कभी हुआ करती थी, और कहा भाईजान ये आपकी बर्फ़। तो उसने शॉपर को देखा, शॉपर के अंदर गर्म पानी को देखा, इसकी तरफ देखा और कहा कि भाई कम से कम तुम ही गोला गंडा बना के खा लेते, किसी के तो काम आती, मतलब ये बर्फ़ मेरे तक तो पहुंची नहीं। तो अगर एक पेरिशेबल नेचर की चीज़ है तो शायद पहुंचाने में फ़ायदा ना हो सके अगले बंदे का। तो दो चीज़ों के केस में पेरिशेबल हो या टोटल वैल्यू के 2/3 से ज़्यादा आपका खर्चा लग रहा हो तो यू आर अलाउड कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं। A person who finds good belonging to another and takes them into his custody is subject to same responsibility as a bailey। एक अमानतदार वाली सारी जिम्मेदारियां उसके पास आ जाएंगी। He is bound to take as much reasonable care of the goods as he take of own goods। उतनी ही हिफाजत करे जितनी अपने गुड्स की करता है। रीजनेबल स्टेप्स ले ओनर को ढूंढने के लिए, प्रॉपर कोशिश करे। इफ़ ही डज नॉट, अगर कोशिश नहीं करता, ही विल बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी। उस एसेट को रॉन्गफुल कन्वर्ट करने का उसको हम कहेंगे, यानी हम कहेंगे कि इसने रॉन्गफुली कन्वर्ट किया, उस एसेट को अपनी तरफ शिफ्ट किया है। इसका आसान तर्जुमा है कि उसने चोरी की है, ये माना जाएगा कि उसने एसेट चोरी किया है। ही में सेल द गुड व्हेन गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, या लॉफुल चार्जेस फॉर फाइंडिंग द ट्रू ओनर। लॉफुल चार्जेस वो वाले नहीं जो आपने खुद ही से बहुत ज़्यादा बढ़ाए हुए हो। लॉफुल चार्जेस ऑफ फाइंडिंग द ट्रू ओनर अमाउंट्स टू 2/3 और मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। क्लियर?
जब हम एक सिनेरियो पढ़ रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक एक लफ्ज़ एक एक चीज़ पे बात हो, ताकि पेपर में अगर सिचुएशन आए और उसके अंदर एक छोटी सी लाइन, अब ये लॉफुल चार्जेस को ही उठा के हो सकता है आपको सिचुएशन बना के दे दें। तो बी लॉ में ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझना ज़रूरी होता है। उसके अलावा किताब में अगर कहीं लिस्ट वगैरह लिखी नज़र आए तो उसको याद करना भी अच्छा होता है, क्योंकि सम टाइम वो क्रैमिंग बेस पूछ लेते हैं, सम टाइम लॉजिक बेस पूछ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप से ज़्यादातर लॉजिकल सवाल होते हैं, लेकिन बीच में कभी कभार थोड़े बहुत रट्टे वाले सवाल भी आ जाते हैं। लेकिन जो अदर लॉज हैं हमारे, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिवाय नेगोशिएबल में एक आध दफ़ा के, अदरवाइज़ वो बाकी तमाम चैप्टर से क्रैमिंग वाले सवाल पूछते हैं। चैप्टर 1 हो, चैप्टर 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, चैप्टर 14 भी मोर ऑफ अ क्रैमिंग पूछते हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ज़्यादा वेटेज होती है लॉजिकल सवालों की। तो इन चैप्टर्स को करते हुए आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है और फिर याद करना है। अदर लॉज में मैं कॉन्सेप्ट ज़रूर समझा रहा हूँ, लेकिन अगर एट टाइम्स आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल भी लग रहा हो तो आपने याद कर लेना है, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट इतना ज़रूरी नहीं जितना ज़रूरी उसकी रिटेंशन है। ये 2 और एग्जाम्पल्स देखी, मज़ीद आखिरी 2 एग्जाम्पल्स देखते हैं। पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, ग्रेटिट्यूड से निकला है। ग्रेटिट्यूड में जिसमें एक बंदा कुछ अच्छा ही कर रहा होता है, दूसरे के साथ एक अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा होता है। अमेरिकन, ब्रिटिश और पाकिस्तानी तीनों प्रोनाउंसिएशन इसकी फ़र्क है। कहीं ग्रेटुशियस बोलते हैं, कहीं ग्रेटिशियस बोलते हैं, और पंजाबी में तो जो मर्ज़ी बोल लें। तो ग्रेटिशियस का मतलब होता है अच्छाई, नेकी, रहमदिली, कुछ अच्छा करना, अगले के साथ फेवर करना, मेहरबानी करना। तो नॉन ग्रेटिशियस का क्या मतलब होगा? मेहरबानी ना करना। तो रूल ये है कि अगर एक बंदे ने कोई नॉन ग्रेटिशियस एक्ट किया, उसका इरादा ग्रेटिशियस एक्ट का नहीं था और उससे हो गया वो ग्रेटिशियस एक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फेवर नहीं करनी थी किसी ने। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि अगर आप जो है वो अपने मोहल्ले में खुद ही से घर में कुछ अच्छा खाना बना के और पूरे मोहल्ले में तकसीम कर रहे हैं, तो ये ग्रेटिशियस एक्ट है। एक अच्छा एक्ट है कि आप अपने मोहल्ले वालों को कुछ अच्छा खाना भेज रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो भी जो है वो आपके साथ शामिल हो। आप सवाब के लिए कर रहे हैं, आप लंगर के लिए कर रहे हैं, आप न्यास के लिए कर रहे हैं, व्हाट्सोएवर जो भी आपकी रीज़न है, आपने खाना बनाया और आपने अपने मोहल्ले में बांटा। ये ग्रेटिशियस एक्ट था, ये नॉन कमर्शियल एक्ट था। आप उनसे पैसे की ख्वाहिश नहीं रखते। लेकिन अगर आपके घर एक होम डिलीवरी आनी थी खाने की, आपने रात के वक्त खाना ऑर्डर किया था और वो खाना आपके घर के बजाय साथ वालों के घर चला गया, या आपने किसी को भेजा या किसी से रब्ता किया कि भाई खाना ला के दो किसी राइडर को, और वो राइडर साथ वालों के घर खाना ला के दे गया, तो अब साथ वालों को जो आपने खाना भिजवाया है, आपने जो चीज़ मंगवाई है, फॉर एग्जांपल आपने KFC के बर्गर मंगवाए हैं, तो ये जो KFC के बर्गर आपने मंगवाए हैं, ये साथ वालों की तरफ जाना क्या आपका ग्रेटिशियस एक्ट है? नहीं, आप नहीं चाहते थे कोई मेहरबानी। उनको बर्गर मिले और वो खा भी गए, और उन्होंने पूछने की जहमत भी नहीं की कि भाई ये आपने अपनी पसंद से दिए हैं या गलती से आ गए। तो अगर आपकी तरफ से किसी के साथ मेहरबानी हो जाए जबकि आपका इरादा वो मेहरबानी अच्छा काम करने का नहीं था, और हालात से साबित हो जाए कि आपका ऐसा इरादा नहीं था, तो आपका हक है कि आप उस दूसरे बंदे से वही चीज़ जो उसको मिली है या उसके इक्वल कंपनसेशन मांग सकते हैं। तो अगर तो आप पहुंच गए 5 मिनट में उसके घर और आपने कहा कि ये बर्गर आपके नहीं थे, ये हमारे थे, तो वो ये नहीं कहेगा ये तो अब कंप्लीटेड गिफ्ट हो गया। तो आप कहेंगे ये इस नीयत से नहीं आए थे, ये हमारे पास आने थे, गलती से आपके पास आ गए हैं। तो जिस तरह से हमने पेमेंट बाय मिस्टेक की बात की थी, उसी तरह से अगर कोई अच्छा काम भी किसी के साथ गलती से हो जाए तो आपका राइट है कि आप वो चीज़ वापस ले सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, जब एक बंदा दूसरे के साथ कुछ लॉफुली करता है, कुछ ऐसा काम करता है जो गलत नहीं होता कानून की नज़र में, और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम, या उसको कोई चीज़ पहुंचा देता है, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटिशियसली, उसका इरादा नहीं होता उसको ग्रेटिशियसली वो चीज़ करने का, एंड सच अदर पर्सन एन्जॉयज़ द बेनिफिट देयर ऑफ, और वो बंदा उसका बेनिफिट भी ले ले। भाई फॉर एग्जांपल जो है वो इस वक्त हम ये क्रैश कोर्स में आप लोगों को ग्रेटिशियसली डील कर रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी जगह का है, अगर वो आता है और अगर कमरे में स्पेस है तो वो बैठ के लेक्चर सुन सकता है। लेकिन अगर हम नॉन ग्रेटिशियसली कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी फास्ट ट्रैक का बैच है, फास्ट ट्रैक का एक बैच है, उसकी कीमत है, अब बच्चे आके वहाँ पे पढ़ रहे हैं, अब वहाँ पे एक बच्चा आके बैठता है और हमारा इरादा उसको फ्री में पढ़ाने का नहीं है, और वो क्लास में बैठ के पूरी क्लास अटेंड भी कर लेता है, और एंड पे हम उसे पकड़ते हैं।
तो हम कहते हैं ये क्या हुआ? वो कहते हैं जी आप सबको पढ़ा रहे थे, मैंने सोचा मैं भी पढ़ लूँ। तो हम कहेंगे भाई हमने इस नीयत से नहीं पढ़ाया था, वहाँ हमारी नीयत थी कि हम एक कॉलेज की एक ऑफिशियल क्लास पढ़ा रहे थे जिसका एक प्रोटोकॉल था, जिसमें एक प्रॉपर तरीके से एडमिशन होता है और हम उस पैसे के अगेंस्ट उस एडमिशन को देते हैं। तो वो क्लास ग्रेटिशियस नहीं थी। हाँ, क्रैश कोर्स में आ जाते वो ग्रेटिशियस थी, वो हमने ओपन इन्विटेशन दिया हुआ था। तो अगर एक बंदे ने एक नॉन ग्रेटिशियस एक्ट का फ़ायदा उठा लिया जो इस इरादे से नहीं किया जा रहा, तो अब कौसाई कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बच्चा कहेगा लो मेरे से पैसे रिकवर ही नहीं कर सकते आप, मैं तो कभी फॉर्म भरा ही नहीं आपका, मैं तो दाखिला लिया ही नहीं था, मेरे साथ तो पैसे तय ही नहीं हुए थे। तो हम कहेंगे नहीं भाई ये सब कुछ हुआ था, कानून से पूछो। कानून ये कहता है कि अगर आप हमसे एक फ़ायदा उठा गए जबकि हमने आपको फ़ायदा देने की ख्वाहिश नहीं की थी, तो ये फ़ायदा अब आप हमें वापस करें। तो वो कहेगा ठीक है आप बैठ जाए, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो अगेन वो फ़ायदे से मुराद क्या है कि या तो आप उसको कंपनसेशन दें या जो चीज़ डिलीवर हुई है उसको रिस्टोर करें, या तो वही चीज़ वो वापस कर दे, नहीं कर सकता तो जो भी उसकी कंपनसेशन, जो भी उसके रुपए पैसे वगैरह बनते हैं। तो जब एक बंदा दूसरे को के साथ कोई मेहरबानी कर दे इस इरादे से कि उसने मेहरबानी नहीं करनी थी और दूसरा उस मेहरबानी को एंजॉय भी कर ले, कंज्यूम भी कर ले, तो फिर जिसने मेहरबानी एंजॉय की है वो उसको कंपनसेट करेगा, जो चीज़ मिल गई है वो वापस करेगा, ये जो उसके पैसे बनते हैं वो रिस्टोर करके देगा। ये बात समझ आ रही है? तकरीबन वैसे ही है। पेमेंट बाय मिस्टेक में गलती से पेमेंट हो जाती थी, इसमें ना चाहते हुए किसी के साथ अच्छाई हो जाती है। कमर्शियल दुनिया जालिम दुनिया, वो कह देते हैं ठीक है जिसने ना चाहते हुए अच्छाई की तो बेसिकली उसकी कमर्शियल नीयत थी, अब उसको पैसे मिलने चाहिए। आखिरी एग्जांपल की तरफ आते हैं, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन उस शख्स को कहते हैं जिसका कोई ताल्लुक़ होता है किसी ख़ास पेमेंट में, किसी पेमेंट के होने ना होने से उसको फ़र्क पड़ता है। तो अगर एक शख्स इंटरेस्टेड पर्सन है और वो एक चीज़ की पेमेंट कर देता है तो उसका हक है कि वो दूसरे बंदे से वो चीज़ रिकवर कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल सेशन एंड के करीब है, क्रैश कोर्स चल रहा है, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, 3-4 दिन हो गए हैं और सबको समझ आ रहा है कि ये गेम ऑन हो गई है। अब मेरे अंदर जो एक नया माहौल बन गया ना, ये जो मैं अचानक से जागा हूँ, अगर मैं 10-11 दिन ऐसे ही जागा रहा तो मैंने पेपर पास कर लेना है। अब बच्चा बड़ा जोश में है, सारा कुछ है, बच्चा बड़ा अमीर कबीर है और वो कह रहा है कि ये बड़ा अच्छा काम हो गया कि क्रैश कोर्स चल रहा है। अचानक से बाहर पुलिस वाले आते हैं, वो कहते हैं जी आपके मालिक के मकान ने कहा है, इस बिल्डिंग के मालिक ने, कि आपने 2 महीने से किराया नहीं दिया और किराया देना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप किराया नहीं देते तो बस अगले 1 घंटे में आपके कॉलेज को हम सील कर देंगे, सारे बच्चों को निकाल देंगे यहाँ से बाहर और आप यहाँ कॉलेज में फिर पढ़ा नहीं सकेंगे चूँकि आपने किराया नहीं दिया। हाँ, अगर आप किराया दे दें दोनों तो ठीक है, फिर आप इस बिल्डिंग में रहते रहें, आप बच्चों को पढ़ाते रहें। अब किराया नहीं दिया हमने, पढ़ रहे हैं आप, हमारे किराया ना देने से आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर 6 महीने में पहली दफ़ा तो वो इंसान जागा था जो पढ़ने के बारे में सोच रहा है। तो आप कह रहे हैं यार मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैंने इधर पढ़ने का इरादा किया है तो पता लगा आदि साहब ने किराया नहीं दिया। आपने अच्छाई में वो किराया दे दिया। आपने कहा सर आप अभी चिंता मत करें, आप पढ़ाएं, कोई बात नहीं, अगले सेशन से थोड़े बहुत पैसे शैसे आएँ, कोई बात नहीं, उसको इकट्ठे करके दे दीजिएगा। ज़ाहिर है आप अब सारा काम ही फ्री कर रहे हैं तो खर्चा ही होना है ना आपका, को ख्याल करें, पहले किराया दे दिया करें, फिर ये मुफ्त वाले काम किया करें। बच्चे ने दे दिए पैसे मालिक मकान को, तो अब ये बच्चा हक रखता है कि हमसे वो रिकवर कर सके। क्यों? इस पेमेंट के होने ना होने से उस बच्चे को फ़र्क पड़ रहा था, उसकी पढ़ाई मुतासिर हो रही थी, उसका जो एक सिलेबस कवरेज है वो ख़राब हो रही थी। तो इस वक्त इस पेमेंट के होने से उस बंदे ने अपने इंटरेस्ट को महफूज किया है। यानी ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा हम पे तरस आया, उसको अपनी लगन थी कि आज मैं पढ़ना शुरू हो गया हूँ तो ऐसा ना हो कि पढ़ाई टूट जाए, उसने जनाब 2 महीने का किराया दे दिया। तो अब ऐसे में वो 2 महीने का किराया हमसे रिकवर करने का हक रखता है। ये तो हो गया वो बच्चा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बच्चा नहीं है, हमारे पड़ोस से साथ वाले एक घर में कोई रहता हो और वो देखे और उसको आके दुख हो के यार कितनी अजीब सी बात है, इल्मी इदारा है, पैसे दे नहीं पा रहे, वो आके हमारे हिस्से के पैसे दे दें। इंटरेस्टिंग बात है कि उनके साथ कौसाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्योंकि उन्होंने हमारे हिस्से की पेमेंट तो कर दी है, एक लीगल पेमेंट जो हमें करनी चाहिए थी वो उन्होंने कर दी है, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थे। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं थे तो उनका लीगल हक नहीं है। उन्होंने अच्छाई की हमारे साथ, हम अगर बदले में अच्छाई करेंगे तो हम पैसे दे देंगे, नहीं अच्छाई करेंगे तो हम कहेंगे भाई आपने क्यों दिए पैसे। तो
तो अगर एक शख्स इंटरेस्टेड हो किसी पेमेंट में और वो लॉफुल पेमेंट किसी और की बनती है और दूसरे बंदे के ब्याह पे ये बंदा पेमेंट कर दे, तो इसका हक है कि दूसरे बंदे से रिकवर करे। इसकी कॉमन बेस्ट एग्जांपल यही होती है कि एक लैंडलॉर्ड है जिसकी आप बिल्डिंग में किराए पे रहते हैं और उसका फॉर एग्जांपल कोई टैक्स का बिल आ जाता है या कोई प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह का चालान आ जाता है और चालान में लिखा होता है कि अगर ये चालान पे ना हुआ तो 2 दिन में इस घर को तमाम लोगों से खाली करा लेंगे। अब आप किराए पे रह रहे हैं, आपने अपने किराए भी पूरे दिए हुए हैं, लेकिन मालिक मकान की पेमेंट ना करने की वजह से उसको भी नुकसान होगा लेकिन आपको भी नुकसान हो जाएगा। अब आप अपने आप को उस घर से निकलने से बचने के लिए पेमेंट दे रहे हैं, तो आपका हक है कि वो पेमेंट आप मालिक मकान से जाके कह सकते हैं कि भाई ये पेमेंट मैंने आपके बिहाफ पे की है, मुझे आपसे ये पेमेंट रिकवर करनी है। क्लियर? तो इसमें इसको हम कहते हैं कि अगर एक शख्स ने, इंटरेस्टेड पर्सन ने एक ऐसी पेमेंट कर दी जो लॉफुली किसी और ने करनी थी और इसने कर दी जो इंटरेस्टेड पर्सन है, तो ये रिकवर कर सकता है। पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन पेमेंट ऑफ मनी, किसी पेमेंट ऑफ मनी में जो शख्स इंटरेस्टेड है, विच अनदर इज़ बाउंड बाय लॉ, जो कोई और बाउंड था कि उसने करनी थी, इज़ एंटाइटल टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर, उसका हक है कि वो दूसरे से रिकवर कर सके, लेकिन बाउंड बाय लॉ होना चाहिए। पता लगे कि आप का मालिक मकान है, कोई आके आपको बिला वजह कह देता है कि तुम्हारे मालिक मकान ने 2 लाख रुपए देने थे, अब तुम दे दो नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अब ये उसकी लेजिटिमेट पेमेंट नहीं है, ये बंदा एवं ही आके क्लेम कर रहा है। आप खामखा 2 लाख ऐसे दे दें और बाद में मालिक मकान गए, भाई वो तो मेरी पेमेंट बनती नहीं थी, आपने क्यों पैसे दे दिए। तो हम बात कर रहे हैं लॉफुल पेमेंट की, तो गवर्नमेंट का कोई चालान हो, गवर्नमेंट के कोई ड्यूज़ हो, कोई अदालत की तरफ से कोई ड्यूज़ वगैरह का नोटिफिकेशन आया हो, तो अगर एक बंदे ने दूसरे को पैसे दे दिए किसी जेन्युइन चीज़ के जो उसकी ज़िम्मेदारी थी, तो ये शख्स हक रखता है कि उससे रिकवर कर ले, प्रोवाइडेड कि वो कौन हो, इंटरेस्टेड पर्सन हो। इंटरेस्टेड पर्सन होना यहाँ पे ज़रूरी है। पेपर में इस वाले पॉइंट के ऊपर 3-4 दफ़ा उन्होंने सवाल बनाए हैं और वो ज़्यादातर क्या होता है कि आप सिचुएशन देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या उस बंदे का उस पेमेंट में कोई ताल्लुक़ था या नहीं था। चूँकि यहाँ वक्त कम होता है तो पास पेपर्स हम साथ साथ नहीं डिस्कस करें, लेकिन पास पेपर की वीडियोस मैंने आपको कहा था कि वो साथ साथ जारी होंगी, तो उस गूगल ड्राइव पे भी चीज़ें अपलोड हो रही हैं और मतलब वो लिंक भी आपके साथ शेयर है, तो आप उस लिंक पे व्हाट्सएप ग्रुप में वो गूगल ड्राइव का लिंक आपके पास मौजूद है, उधर जाएँ तो वहाँ वीडियोज़ पड़ी हुई हैं और अलग से भी एक आध दफ़ा शेयर हुई थी, लेकिन मेनली हम फिर उसके अंदर गूगल ड्राइव में साथ साथ डालते जा रहे हैं ताकि आप उस ड्राइव में पहुँचें तो आपके पास सारे चैप्टर्स के पास पेपर की वीडियोज़ हों, सारी और चीज़ें हों और इनके लिंक्स भी साथ साथ आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक चैप्टर कराते साथ ही दिल करता है कि बंदा उसके पास पेपर डिस्कस करे, लेकिन मैंने लेवल ऑफ डिटेल चैप्टर्स में ज़रा ज़्यादा रखा हुआ है। कोशिश ये है कि ये एज्यूम करूँ कि सामने जो लोग हैं वो पहली दफ़ा लॉ पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है 4 महीने 3.5 महीने पहले पढ़ा तो उन्हें भूल गया, और जो आज सोच रहा है कि पढ़ूँ उसे भी नहीं आता, और जिसको गलत मलत आता है उसे भी नहीं आता। तो बजाय इसके कि मैं एक दरमियाने लेवल पे लेके चलूँ, मैं कोशिश करूँ कि मैं लेवल ऑफ डिटेल में ज़्यादा जाऊँ, जिसका फिर इशू ये है कि पास पेपर्स हम इसके बीच में नहीं कवर करेंगे, वो सेपरेट वीडियो से मिल जाएंगे, तो उससे ये होगा कि हमारा वो टाइम सेव हो जाएगा और हम हर चैप्टर को उसका प्रॉपर टाइम दे सकेंगे। तो घबराए तो नहीं बैठे। इस चैप्टर में किसी भाई किसी बहन का कोई सवाल, 2-3 मोटे मोटे सवाल ले सकते हैं हम। फाइंडर ऑफ गुड के केस में अगर पेरिशेबल या नॉन पेरिशेबल है तो उसमें पहले यूज़ कर ली, लेकिन बाद में मालिश हो जी, अगर पेरिशेबल हो और अगर पेरिशेबल चीज़ किसी को मिले और वो उसे यूज़ कर ले तो बाद में उसकी ज़िम्मेदारी है या नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि वो चीज़ क्या वाकई पेरिशेबल थी, अदालत में ही साबित करना होगा कि उस चीज़ की नेचर क्या थी। फिर ये भी साबित करना होगा कि ये चीज़ बड़ी तेज़ी से कंज्यूम हो रही थी। पेरिशेबल फल भी होते हैं, लेकिन कुछ फल 2-3 दिन बाद वो ख़राब हो रहे होते हैं, और जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ तो 15-20 मिनट में ख़राब हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि फिर अदालत में साबित करना होगा कि किस किस्म की चीज़ थी और ये इसमें कितनी ज़्यादा शिद्दत थी जिसकी वजह से इस्तेमाल करना पड़ गया, तो फिर वो अदालत उसका फ़ैसला करेगी सिचुएशन का। जी, कोई से 2-3 सवाल। वाह सर जी, जैसे हमने उसे ना क्या कहते हैं बटवा देने के लिए टिकट वगैरह करवाई, ठीक है, वो तो हम उसे रिकवर करेंगे, जब हम वापस जाएंगे तो उसकी भी रिकवर करेंगे कि नहीं करेंगे? जी, अब अगेन वही वाली बात है कि आप नोट करें तो मैंने कैलकुलेशन 4000 की मुसलसल, 2000 जाने के तो 2000 आने के भी, यानी कि आपके जो असल चार्जेस उस तक पहुंचने के हैं वो बेसिकली लाहौर से आने जाने के हैं। तो इन्होंने पूछा कि क्या सिर्फ जाने के रिकवर करेंगे? नहीं, जाने के और आने के दोनों के मिला के हम कहेंगे कि उस बंदे को ढूंढने का खर्चा लाहौर से पिंडी का एक राउंड ट्रिप था, तो 200 रुपये एक तरफ के रिक्शे के, 1800 रुपये बस के, और फिर दूसरी तरफ भी इसी तरह से करके।
जी कोई लास्ट सवाल जी। सिर्फ 1 लाख कैश होना है, एड्रेस होना कुछ है, 1 लाख कैश। अगर एक बटवे में से 1 लाख कैश निकले और एड्रेस ना निकले, बटवे में पता ही ना लग रहा हो कि ये क्या है किसका है, आप पहले कोशिश क्या करेंगे, आप इर्द गिर्द के दुकानदारों से पूछेंगे भाई यहाँ पे किसी बंदे ने आके कहा कि मेरा बटवा गिरा है, या अगर आपके पास कोई बंदा आए तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, मेरे से रब्ता कीजिएगा, मैं उससे पूछूंगा, वो निशानियाँ बता के बटवा ले जाए। वरना क्या होगा, दुकानदार ही अपने छोटे को भेज देगा, तो वो जाके कहेगा हाँ जी मेरा बटवा गुम हुआ था। तो पहले कोशिश करेगा कि इर्द गिर्द के दुकानदारों को बताए। फिर एक रूल ये होता है कि आप आसपास की जो मस्जिद है वहाँ पे स्पीकर पे ऐलान करा देते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी लेवल की चीज़ हो तो अखबार में भी इश्तिहार दे दिया जाता है। तो जो उन्होंने कहा ना कि रीज़नेबल कोशिश करनी है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगी। कुछ चीज़ों में रीज़नेबल कोशिश का मतलब बस 1-2 बंदों से पूछ लिया, कुछ में रीज़नेबल कोशिश का मतलब है कि वाकई आपने मस्जिद में ऐलान किया, और कुछ जगह तो फिर अखबारी ऐलान भी। ये सब डिपेंड करता है उस बटवे के अंदर पैसे कितने हैं, ये सब डिपेंड करता है वो चीज़ किस नौइयत की है। तो जी अगर हैंड फ्री है तो जाहिर है आप इतना तो समझ लेंगे कि हैंड फ्री को मतलब किसी तक पहुंचने का खर्चा भी, हैंड फ्री जो है वो आपको पता है कि 50 रुपये से लेके 200 रुपये के दरमियान आ जाती है। ठीक है, डिपेंड। अब अगेन वही बात है कि मैं अगर सादा हैंड फ्री की बात करूं तो ऐसी हैंड फ्री तो फ़ौरन से खुद इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आप किसी भी तरीके से खर्चा करेंगे और असल बंदे तक पहुंचेंगे तो आपका कंफर्म 150 रुपया तो खर्च हो जाना है। लेकिन हैंड फ्री आपको मिली है 28,000 की, ठीक है, आपको एयरपॉड्स मिले हैं या आपको इस तरह की चीज़ मिली है, तो यस अब आपको ऑब्वियसली उसके ऊपर थोड़ी एहतियात ज़्यादा करनी होगी। तो अगेन लॉ आपको रूल बताता है, लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशन उस वक्त की इम्पॉर्टेंट होती है कि उस वक्त आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए उस वक्त के मुताबिक। फिर अदालत में ये चीज़ डिबेट होती है, वकील इसे डिबेट करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईकेएफ जब हमें डाटा देगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि हमारे पास एक वकील है जो जरा करके उस बंदे से 4 और सवाल पूछ सके, वो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, और जितनी इन्फॉर्मेशन आईकेएफ हमें देगा हम उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जवाब देंगे। अगर एक चीज़ उन्होंने मिसिंग की है तो हम लिख देंगे कि चूँकि ये चीज़ नहीं लिखी हुई तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से नहीं सोच रहे। तो आईकेएफ में हमें बड़ी आज़ादी है। असल में तो देखें लॉ तो ये एक सिचुएशन मैंने आपको बता दी, इस एक सिचुएशन पे एक मुकदमे में 2.5-3 साल लग सकते हैं। हो सकता है 15 पेशियाँ हो सकता है हर दफ़ा एक नए तरीके से केस प्रेजेंट हो सकता है दोनों वकीलों के दलाइल बड़े ही डिफरेंट हो सकता है जज 3-4 चीज़ों के बारे में और एविडेंस लेना चाहे। तो असल ज़िंदगी में तो चीज़ें काफ़ी पेचीदा होती हैं, लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमने पढ़ना है और मोटा मोटा समझ के सिचुएशन में अप्लाई करना है, हम उतना देख रहे होते हैं और उसी हिसाब से हमसे पूछा जा सकता है। बट ये रूल्स हम जहन में रखते हैं ताकि कल को जब हम बड़े हों तो आगे हमारे ज़िंदगी में जगह जगह काम आए। ठीक है जी, तो हमारे वो 2-3 सवाल ख़त्म हुए। अगले चैप्टर की तरफ आते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जी 2-3 ख़त्म हो गए, ये ऐसे तो नहीं ना होता, ये तो गलत बात है। जब क्लास ख़त्म हो, जब मैं जा रहा हूँ आपने बस साथ साथ चलते चलते जल्दी से सवाल पूछ लेना है, बाकियों का कोई कसूर नहीं है ना। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, या मैंने अपना ईमेल दिया था आपको पहले दिन। कोई भी आपका सवाल अगर अधूरा रह जाए और आप पूछना चाहें, क्योंकि यहाँ तो दामने वक्त में जगह ज़्यादा नहीं है, तो नाम आपको मोटा मोटा पता ही है, आपने एंड पे FCA लिखना है, आतिफ आब्दी FCA@gmail। किसने कहा? पिछले 3 साल में कोई ऐसी मेल अभी तक नहीं है। रात 3 बजे तक की सारी मेल्स रिप्लाइड है, मेरा इनबॉक्स 0 है रात 3 बजे। हाँ, अगर आपने इस वक्त थोड़ी देर पहले मेल की है तो ज़ाहिर है मैंने नहीं देखा होगा। अगर आपने मेल मेरे उस अकाउंट में कर दी है जो बेचारा चोरी हो गया है, मेरा एक अकाउंट हैक हो गया था, तो उसमें शायद ऐसा मसला हो। इस पे इस वक्त करंटली मैं डेली बेसिस पे कम से कम 4 से 5 दफ़ा इसे देख रहा हूँ और साथ साथ रिप्लाई कर रहा हूँ। तो आपको बता रहा हूँ कि रात 3 बजे तक की सारी मेल मेरी तरफ से सब रिप्लाइड है। हाँ, फ़र्ज़ करें आप में से किसी की मेल आई कि सर ज़रा मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें कि सर ये चीज़ इस तरह से कर दें, तो उस मेल का जवाब मैंने आपको नहीं देना। वो मेल मैंने कहाँ भेजनी है? मैनेजमेंट के पास भेजनी है। उनसे कहना है कि देखें ये बच्चा इस चीज़ में अटक रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपके साथ कुछ कर सकते हैं। तो आप इंशाल्लाह मेल करें, हम जवाब देने वाले बनेंगे, आप मेल करने वाले बने इंशाल्लाह। और कहेंगे तो मैं यहाँ ऑनलाइन आपको चेक भी करा दूंगा कि इनबॉक्स 0 हुआ है। हाँ, जो मैं नहीं देख पाता मैं उसका कभी दावा नहीं करता। मैं व्हाट्सएप नहीं देख सकता, मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं व्हाट्सएप देखूंगा। व्हाट्सएप पे मेरे पास 5000 के करीब अनरीड चैट्स हैं, मैं वो नहीं देख सकता। तो जो मैं देख सकता हूँ, मैं इसीलिए ऑफिशियली आपको ईमेल एड्रेस दिया है। तो
तो किसी का कोई सवाल अगर रह जाए, पेंडिंग हो, तो आप यहाँ पे पूछें। अगर तो सीधा सा सवाल है, सर ये वाली चीज़ ऐसे करके ऐसे होती है, तो उसका जवाब तो फौरी आएगा। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल बताया कि सर ये पिछले 3 साल से मेरा ये स्टेटस है, इस तरह से ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं लाइफ में मेडिकल करना चाहता था, घर वालों ने CA में भेज दिया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। समटाइम क्या होता है, एक स्टूडेंट काउंसलिंग चाह रहा होता है, वो अपने एक सिचुएशन बताता है और कहता है सर ज़रा मुझे डिटेल से अच्छी तरह से रिप्लाई करें। ऐसी मेल को मैं 2-3 दिन होल्ड करके मैं कोशिश करता हूँ ऐसे टाइम पे इसको आंसर करूँ जो मैं तसल्ली से बैठ पे एक अच्छा राइटअप इस पर लिख सकूँ, या अच्छे तरीके से एक वॉइस नोट में डिटेल से उस बच्चे को समझा सकूँ कि क्या करना है। तो इस तरह की मेल्स को मैं पेंडिंग करता हूँ। अदरवाइज जो सवाल वाली मेल होती है वो तो बस नज़र आने की देर होती है, उसको आंसर कर देते हैं। तो आप इरादे से मेल करें, इंशाल्लाह ताला ये परेशानी नहीं होगी। शुक्र है मैं रात सारी क्लियर करके बैठा था, नहीं तो जो है ना, हाँ, लेकिन बच्चे भी तो जज्बाती है ना। 10:35 में मेल करेंगे, फिर 10:40 पे दोबारा से क्वेश्चन मार्क आएगा, नॉट रिप्लाइड येट। जैसे हमारे व्हाट्सएप में होता है, वो जनाब वो बच्चा कहता है जी मुझे एडमिशन चाहिए सब्जेक्ट में, 5 मिनट बाद कहता है अभी तक रिस्पांस नहीं आया, 10 मिनट बाद कहता है कि ये तो जालिम लोग हैं, 15 मिनट बाद फेसबुक पे शोर मचा देता है, आधे घंटे बाद जो है वो हमें देशद्रोही डिक्लेयर कर चुका होता है। अब हम उस टाइम पे 250 अलग अलग मैसेजेस को रिप्लाई करते करते आहिस्ता आहिस्ता आ रहे होते हैं। 3-4 बंदे, सेशन के स्टार्ट में 3-4 बंदे थे, लेकिन हर बंदा मुसलसल 2.5-3-4 घंटे तक रिस्पॉन्स देता था, तो वो पिछले 3-4 घंटे की क्यूरीज को आंसर कर पाया होता था। तो थोड़ा थोड़ा सा ना आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि आप CA की फील्ड में हैं तो पेशेंस बड़ी ज़रूरी है। असल में आप लोगों को आदत है, दोस्त को मैसेज किया, उसने 2 सेकंड बाद रिप्लाई कर दिया। जो लोग ज़िंदगी में जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है वो यकीनन ऐसा करते हैं, लेकिन व्हेन यू डील विद प्रोफेशनल्स, जब आप कहीं किसी इदारे से डील करें तो थोड़ा सा जहन में रखें, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना। जब आपने एक मोड यूज़ किया है तो फिर उस मोड का ज़रा आप थोड़ा सा ख्याल करें कि आप अगले से भी एक्सपेक्ट करें कि वो उस मोड के अंदर ही आपको जवाब देगा अपने रीज़नेबल टाइम में। रात तो बहुत ऐसा होता है, रात 2 बजे मैसेज आते हैं हमारे नंबर पे और सुबह तक बच्चे ने कह दिया होता है कि जी अजीब कॉलेज है, रिप्लाई ही नहीं करता। बच्चा तो 24/7 एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको, असल में उसे रात रिप्लाई कर भी दें तो एडमिशन देने के लिए दिन में कहीं ना कहीं पूरा सेटअप मौजूद होगा, तो उसके सारे प्रोसेस होंगे। तो बस थोड़ा सा इसमें दिल बड़ा करना है। मेल आप बेशक रात में कर दें, कोई बात नहीं है। अगर वो आपकी मेल मैंने रात में देख ली तो मैं रात में रिप्लाई कर दूंगा। आपको अक्सर मेरी मेल की रिप्लाई रात 3 बजे 2:30 बजे इस तरह के टाइम पे आ रहे होंगे। आप करने वाले बने, चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो कहने का मतलब है कि फिर हमारे जो इंडिविजुअल सवाल अगर आपके को और बीच में मिस हो रहे हैं तो आप यहाँ कर दें। इसकी नेचर, क्रैश कोर्स की नेचर थोड़ी ऐसी है कि हमने कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है और हमारा बड़ा मकसद है सिलेबस कवरेज और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में हम साथ साथ करें। मैं कोशिश करूँगा मैं लेक्चर के बीच में इंटीग्रेट कर दूँ सारी चीज़ें। फिर भी कोई सवाल हो तो मैं बीच में ऑप्शन देता हूँ। फिर भी कोई सवाल हो आप इनफरादी मुझे ईमेल कर दें, तो किसी क्लास में कोई बच्चा हंसेगा भी नहीं आपके सवाल पे। खामोशी से मेरे पास सवाल आएगा, मैं खामोशी से उसको जवाब दे दूँगा। डन। हम लोगों ने एक चैप्टर को कवर किया। अब एक ख़ास तरह का चैप्टर है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। हमने ये पढ़ा था कि ऑफ़र में कंडीशन हो सकती हैं, एक ऑफ़र में कंडीशंस हो सकती हैं। सम टाइम कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना भी कंडीशन पे डिपेंड कर सकता है। दिस कैन हैपन कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपको अभी क्लैरिटी नहीं है, तो रादर देन आप कॉन्ट्रैक्ट ही ना करें, या रादर देन आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें और बाद में पछताते फिर रहे हो कि मैंने ये इस तरह से क्यों सोचा। आप करते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास जो है वो एक सामान आना है 20 तारीख को और उसको 10 तारीख को एक शख्स आया, उसका बायर आया, उसने कहा जी मैंने आपसे वो सामान ख़रीदना है, आप मुझे बेचेंगे। तो अगर ये कह दे कि हाँ जी मैं आपको 20 तारीख को सामान बेचूंगा और कल को 20 को सामान ना आया, तो वो बंदा तो उसके पीछे होगा कि तुमने मेरे साथ झूठ बोला है। तो असूलन इस बंदे को चाहिए कि कहे कि हाँ भाई अगर 20 तारीख को मेरे पास सामान आ गया, अगर मेरे पास सामान आ गया तो मैं सामान आपको दे दूँगा। ये कहलाते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना किसी इवेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट जब आपने बना दिया तो ये हवा में खड़ा हुआ है, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट ना वैलिड है ना वॉइड है। वो कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई तो वैलिड हो जाएगा, वो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई तो वॉइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ये बात तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ करना होता है या कुछ नहीं। कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ़ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, कोई इवेंट जो उस कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड है, डज और डज नॉट हैपन, या हो जाए
या ना हो। यानी कि एक इवेंट के होना या ना होने पे डिपेंडेंट आप कर सकते हैं कि अगर ये इवेंट हो गया तो मैं ऐसे करूँगा, ये इवेंट ना हुआ तो मैं ऐसे करूँगा। यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये डिपेंड करता है हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ सम। सबसे पहले एक फ्यूचर इवेंट होना चाहिए। नंबर 2, इवेंट कोलेट्रल होना चाहिए। कोलेट्रल कहते हैं कनेक्टेड हो, उस इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट से ताल्लुक होना चाहिए। भाई फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि अगर जॉर्ज बुश दोबारा से सदर बन गया तो हम आपको क्रैश कोर्स फ्री पढ़ाएंगे, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि उस इवेंट का हमारे इससे ताल्लुक नहीं है। हाँ, मैं कहूँ अगर कमरे में जगह हुई तो आप कमरे में आके पढ़ सकते हैं, ये कंटिंजेंट है कि अगर उस दिन कमरे में गुंजाइश हुई तो फिर हम बाउंड है आपको पढ़ाने के लिए, और अगर गुंजाइश ना हुई तो अब बाउंड नहीं है। तो आप एक इवेंट फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट कर सकते हैं और उसको अनसर्टन होना चाहिए, कोलेट्रल भी होना चाहिए उस इवेंट का। देखें, कमरे में कुर्सियों की मौजूदगी या कमरे में जगह की अवेलेबिलिटी का ताल्लुक है इस क्लास से। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी बी लॉ के क्रैश कोर्स में अगर कमरे में कुर्सियाँ हुई तो हम ऑडिट का क्रैश आपको फ्री पढ़ाएंगे, ये कनेक्टेड नहीं है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक इवेंट होना चाहिए, इवेंट फ्यूचर का होना चाहिए, इवेंट अनसर्टन होना चाहिए, और इवेंट का उस कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टीज़ या उस मामले से जो चल रहा है कोई ना कोई ताल्लुक होना चाहिए। तो इसमें हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट टू डू भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू डू भी हो सकता है, समथिंग हैपन भी हो सकता है। तो टेक्निकली 4 तरह के बने। आई विल डू दिस इफ दिस थिंग डज हैपन, आई विल डू दिस डज नॉट हैपन, आई विल नॉट डू दिस डज हैपन, नॉट डू दिस डज नॉट हैपन। ऐसा करूँगा अगर ऐसा हुआ, ऐसा करूँगा अगर ऐसा ना हुआ, ऐसा नहीं करूँगा अगर ऐसा हुआ, ऐसा नहीं करूँगा ऐसा ना हुआ। तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन में उन्होंने 4 तरह की बातें की हैं। इसको समझाने के लिए एक टिपिकल एग्जांपल जिससे लोग इजीली समझ जाते हैं, दैट इज़ कि एक बंदा जिसका सामान दूसरे मुल्क से आ रहा हो बहरी जहाज़ से, और पाकिस्तान में एक बंदा उससे इम्पोर्टेड या लोकल माल ख़रीदने की बात कर रहा हो, तो वो उसके साथ मुख्तलिफ़ तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता है। हो सकता है वो कहे भाई मैं आपको इम्पोर्टेड माल दूंगा अगर मेरा बहरी जहाज़ आ जाता है, अगर मेरा बहरी जहाज़ आ जाता है तो मैं आपको दूंगा इम्पोर्टेड माल। और ये भी कर सकता है कि मैं आपको लोकल माल दूंगा अगर मेरा बहरी जहाज़, यानी वो उससे कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि भाई अगर मेरा बहरी जहाज़ ना आया ना फिर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको लोकल माल दूंगा। और यूँ भी कर सकता है कि अगर बहरी जहाज़ आ गया तो इम्पोर्टेड माल। अब इसी को टोन चेंज भी की जा सकती है, मैं आपको लोकल माल नहीं दूंगा अगर बहरी जहाज़ आ गया, लोकल माल नहीं दूंगा अगर बहरी जहाज़ आ गया, इम्पोर्टेड माल नहीं दूंगा अगर बहरी जहाज़ ना आया। तो डू और नॉट टू डू भी हो सकता है, और इवेंट का हैपन और डज नॉट हैपन, ये दोनों तरह से हो सकता है। क्या बात समझ आ रही है? अब जैसे ही हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र करते हैं फ़ौरन से लोगों के जहन में आ जाता है कि ये तो शर्तें लग रही हैं, अगर ऐसा हो गया तो ऐसे होगा, अगर वैसा होगा तो वैसे होगा। इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग, शर्तें यानी कि वेजरिंग इल्लीगल है, कानून की नज़र में गलत है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को शर्तों वाले कॉन्ट्रैक्ट के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी आप देखें तो दोनों में इवेंट है, दोनों में फ्यूचर इवेंट है, दोनों में अनसर्टन इवेंट है, लेकिन एक जगह कनेक्टेड है, एक जगह कनेक्टेड नहीं है। यानी कि जब हमने कहा कि कमरे में जगह होगी तो आप पढ़ सकते हैं, तो ये कनेक्टेड इवेंट है। और मैं आपसे कहूँगा कि जी अगर बाबर आजम अगले मैच में सेंचुरी मारेगा तो आपको क्रैश कोर्स में जगह मिलेगी, ये शर्त है, क्योंकि बाबर आजम की उस सेंचुरी का हमारे इस क्लास से ताल्लुक़ नहीं। हाँ, बाबर आजम को अगर उसका कैप्टन कहता है कि तुम अगर सेंचुरी करोगे तो तुम्हें मैं 10,000 इनाम दूंगा से, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अब वो बाबर आजम और उन लोगों के दरमियान उस सेंचुरी के होने ना होने से फ़र्क पड़ता है। तो एक इम्पॉर्टेंट शर्त ये है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वो इवेंट लाजमी कनेक्टेड होता है उन पार्टीज़ या उस इशू के साथ, और वेजरिंग में उस इवेंट का कनेक्शन होना शर्त नहीं है। तो अगर एक बंदा दूसरे से कहे कल बारिश हो गई तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, शर्त लगा ली उसने, तो बारिश के होने का शायद इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। हाँ, अगर एक बंदा दूसरे से कहे कल अगर बारिश हुई तो मैं तुम्हें स्टॉल सेल नहीं करूँगा, तो यह सब बारिश से उस बंदे का ताल्लुक़ होगा कि बारिश के होने ना होने से उसका स्टॉल वगैरह वो भीग जाएगा, वो उसे सेल नहीं करेगा। तो इवेंट का कनेक्शन होना चाहिए, बात समझ आ रही है। देन
वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड भी हो सकता है, जबकि कंटिंजेंट हमेशा रेसिप्रोकल होना चाहिए। रेसिप्रोकल का मतलब है दोनों तरफ से। याद है एक बंदा कहता था मैं कुर्सियाँ दूंगा, तो दूसरा कहता था मैं पैसे दूंगा। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दोनों तरफ से प्रॉमिस होना चाहिए। वेजरिंग में हो सकता है वन साइडेड शर्त हो सकता है टू साइडेड शर्त हो सकता है एक बंदा कहे कि जी मैं आपको इतने पैसे दूंगा अगर ये काम हो गया, जबकि दूसरे बंदे ने पलट के नहीं कहा कि अगर बारिश ना हुई तो मैं पैसे दूंगा। एक बंदे ने दूसरे को जोश खिताबत में कहा कि देखना अगले 3 मैचों में लगातार बाबर आजम सेंचुरी करेगा और अगर उसने ना किया तो मैं तुम्हें 20 लाख दूंगा। लेकिन दूसरे ने जज्बाती होकर नहीं कहा कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा मैं भी तुम्हें पैसे दूंगा। तो शर्त वन साइडेड भी हो सकती है, टू साइडेड भी हो सकती है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी एक अहम शर्त है जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी पेचीदा है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो इवेंट है वो कनेक्टेड होता है, वो बाहर होता है, इन दो बंदों से बाहर होता है, जबकि वेजरिंग में वो कोई एक कंसिडरेशन हो सकती है। थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा, मैं ज़रा बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूँ। इस पॉइंट पे लोग कई दफ़ा कंफ्यूज होते हैं। ए और बी, ए ने बी से कहा कि भाई मैं आपको 10,000 यूनिट्स बेचूंगा फलाना चीज़ के और आप मुझे दोगे 2 लाख रुपए। मैं आपको 10 लाख यूनिट बेचूंगा अगर आप दोगे मुझे 2 लाख रुपए। 10,000 दूंगा अगर तुम 2 लाख दोगे, तो सुनने में तो ये भी कंटिंजेंट लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इवेंट नहीं है, ये कह रहा है तुम कंसिडरेशन मुझे ये दोगे और मैं तुम्हें कंसिडरेशन 10,000 यूनिट्स दूंगा। तो इस वक्त इन दोनों के दरमियान कंसिडरेशन की बात हो रही है, किसी एक्सटर्नल इवेंट की बात नहीं हो रही। लेकिन अगर ये कहता है कि मैं आपको 10,000 यूनिट दूंगा 2 लाख रुपए लेके, अगर मेरा बहरी जहाज़ आ गया, बहरी जहाज़, अगर बहरी जहाज़ आ गया तो मैं आपको 10,000 यूनिट दूंगा और आप मुझे देंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट है 2 लाख रुपए देने का 10,000 यूनिट्स के एवज। एक बंदे की कंसिडरेशन है 10,000 और दूसरे की 2 लाख। इवेंट सिर्फ कोलेक्ट्रल है, सिर्फ उस इवेंट पे ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है, लेकिन इवेंट इज़ नॉट द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर ए ने बी से कहा कि तुम अगर मुझे 2 लाख, ये बी ने ए से कहा कि मैं आपको 2 लाख दे दूंगा अगर बारिश हो गई, कंसिडरेशन नहीं है, इवेंट ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर घुसा हुआ है। अगर ये बारिश करा दे या ये दुआ करे और बारिश हो जाए तो बी उसे 2 लाख रुपए देगा। इसका मतलब बारिश अब एक एक्सटर्नल इवेंट नहीं है, बारिश इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी मैं कह सकता हूँ कि बारिश इज़ सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर, मतलब इसमें मेन चीज़ ही बारिश है। जबकि वहाँ बहरी जहाज़ मेन चीज़ नहीं था, मेन चीज़ थी 10,000 यूनिट्स 2 लाख, और इवेंट था सिर्फ कोलेट्रल, सिर्फ कनेक्टेड था। पेपर में एक दफ़ा सवाल आया, उन्होंने कहा एक बंदे ने दूसरे से कहा कि जब तुम मेरा बंगला पूरा कंप्लीट कर दोगे तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो बताओ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? बच्चों ने सबने लिख दिया जी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं है, कोई इवेंट तो बताया ही नहीं। बच्चा कहेगा इवेंट है तो सही, उसने कहा था घर कंप्लीट करो, तो घर तो कंसिडरेशन है। एक बंदे ने घर बना के देना है, दूसरे ने पैसे देने हैं, तो ये तो नॉर्मल बात है कि तुम मुझे घर बना दो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। हाँ, फिर एक सवाल आया कि जी तुम मुझे घर बना दो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तब जब फलाना आर्किटेक्ट ने कंफर्म कर दिया कि घर सही बना है, अब एक इवेंट ऐड हो गया। तो बात जहन में रहेगी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन और होती है, इवेंट पे डिपेंडेंट होते हैं, जबकि वेजरिंग में वही इवेंट कंसिडरेशन बन जाता है, वही इवेंट सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। किताब से जल्दी से इसकी इंग्लिश देखते हैं, फिर इसके रूल्स की तरफ आते हैं। कंटिंजेंट और वेजरिंग का पहला फ़र्क, वो वैलिड होता है, ये वॉइड होता है। ये फ़र्क नहीं है, ये तो उनके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज़, कंटिंजेंट में पार्टीज़ का रियल इंटरेस्ट है उससे इवेंट के होने ना होने से, उस बहरी जहाज़ के आने ना आने से फ़र्क पड़ता है, उस बारिश के होने ना होने से उस स्टॉल को बेचने को फ़र्क पड़ता है, बाबर आजम की सेंचुरी करने ना करने से पाकिस्तान की टीम को फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ उस इवेंट के होने ना होने से, यहाँ कमरे में बैठे हुए हमें बाबर आजम की सेंचुरी करने से कमर्शियली कारोबारी तौर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पार्टीज़ का यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट फॉर विनिंग और लूजिंग द अमाउंट। हमारा वाहिद इंटरेस्ट ये है कि पैसे लगे हुए हैं। तो वेजरिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, जबकि कंटिंजेंट में उस पार्टीज़ का उस इवेंट में
रियल इंटरेस्ट होता है। अनसर्टन इवेंट, वहाँ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट सिर्फ कनेक्टेड है, मेन चीज़ नहीं है। और यहाँ अनसर्टन इवेंट इज सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर, कि एक तरफ से बारिश हो रही है और एक तरफ से पैसे आ रहे हैं। जबकि कंटिजेंट में था एक तरफ से यूनिट्स आ रहे थे, एक तरफ से पैसे आ रहे थे, और एक इवेंट था दूर दराज का, बारिश या बहरी जहाज़ या व्हाट्सएवर। तो कंटिजेंट में ये पॉइंट समझ आ रहा है, कंटिजेंट में इवेंट सिर्फ कनेक्टेड होता है, जबकि वेजरिंग में इवेंट ही मेन गेम होता है। इवेंट है तो सब कुछ है। तीसरी चीज़, यहाँ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, दोनों तरफ से प्रॉमिस, यानी कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा दोनों तरफ से प्रॉमिस होगा। एक बंदा यूनिट्स देने का वादा कर रहा है और एक बंदा पैसे देने का वादा कर रहा है। यहाँ पे रेसिप्रोकल हो भी सकता है, नहीं भी, शर्त टू साइडेड भी हो सकती है, वन साइडेड भी। तो शर्त मना है, शर्त में पार्टीज इंटरेस्टेड नहीं होती, शर्त में वही मेन इवेंट ही होता है, और शर्त जो है उसमें वन साइडेड टू साइडेड दोनों हो सकता है। कंटिजेंट वैलिड है, कंटिजेंट में रियल इंटरेस्ट होता है, इवेंट सिर्फ कनेक्टेड होता है, मेन चीज़ नहीं होता, और इसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक के एक दफ़ा आपसे पूछूंगा, अभी तक जो डिस्कशन हुई है उसमें कोई कन्फ्यूजन? सारी चीज़ें क्लियर हैं? पक्का? रूल्स की तरफ चलते हैं। कुछ रूल्स किताब ने बताए, जिसमें से तकरीबन 5 रूल्स तो बहुत ही बेसिक हैं, सिर्फ आखिरी रूल के अंदर थोड़ी सी हमारी डिबेट होती है। 5 तो बहुत ही आसान से रूल्स हैं। पहली एक बात जो कि वहाँ पे 5वें रूल के तौर पे है, अगर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर हो, एक बंदे ने दूसरे से कहा कि अगर ऐसा हो जाए, जबकि वो इवेंट पहले से ही इम्पॉसिबल हो, तो अगर एक इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसके ऊपर अगर आप डिपेंड करता हुआ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो वो गलत होगा। फॉर एग्जांपल, एक बंदे को पता है कि उसका बहरी जहाज़ जो है वो साल पहले डूब चुका है, और बेचारा बड़े गम में बैठा हुआ है, और अक्सर लोगों से जा के कॉन्ट्रैक्ट करता फिरता है कि अगर मेरा बहरी जहाज़ आ गया तो मैं तुम्हें इतना माल सप्लाई करूँगा। तो वो बहरी जहाज़ नहीं आना बेचारे ने कभी, वो डूब चुका हुआ है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो चुका हुआ है। तो अगर एक शख्स किसी के साथ इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात, ये एग्रीमेंट ही वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा ना जब एग्रीमेंट ठीक होगा, ये एग्रीमेंट ही गलत है। तो एन एग्रीमेंट टू कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, वो एग्रीमेंट गलत है, ना वो एग्रीमेंट बन सकता है, ना उसकी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो एक तो ये रूल है। इम्पॉसिबिलिटी का पार्टीज़ को पता है या नहीं पता? अगर एक ऐसा एग्रीमेंट बना है जो इम्पॉसिबल है, तो वो है ही गलत, वो कानूनी तौर पे लागू हो ही नहीं सकता। तो इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा गलत होगा। अब 4 और रूल्स हैं बड़े सीधे सीधे से। एक बंदा कहता है कि जी मेरा बहरी जहाज़ अगर आ गया तो मैं आपको माल दूंगा। अब सवाल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, और सवाल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा। बंदा कहता है अगर मेरा बहरी जहाज़ आ गया तो मैं तुम्हें माल दूंगा, तो ये किस दिन वैलिड है? जब वो बहरी जहाज़ आ जाए। ये वॉइड किस दिन है? जब नहीं आए। अब सवाल ये है कि ये जब नहीं आए कौन से टाइम को कहते हैं, यानी कौन से दिन वो कहेगा हाँ नहीं आया? जब वो डूब जाए। कहने का मतलब है जब आपने टाइम नहीं डिफाइन किया तो आप कहते हैं अगर ये इवेंट हो जाए तो उस इवेंट के होने का इंतज़ार करते हैं, जैसे ही होता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि ये इवेंट हो जाए तो ये वॉइड तब होगा जब वो इवेंट ना हो, यानी किसी वजह से वो इवेंट अगर इम्पॉसिबल हो जाए। आपने कहा मेरा बहरी जहाज़ अगर आ गया तो मैं तुम्हें माल दूंगा, बहरी जहाज़ डूब गया, तो जैसे ही वो डूबा इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा जब बहरी जहाज़ आ जाए, और वॉइड होगा अगर इम्पॉसिबल हो जाए। ये नहीं कहेंगे अगर ना आए तो फिर कब तक, टाइम तो नहीं बताया। इससे अगले लेवल पे आते हैं, बंदा टाइम बता देता है। वो कहता है अगर 10 दिन तक मेरा बहरी जहाज़ आ गया तो मैं आपको इम्पोर्टेड माल दूंगा। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट किस दिन वैलिड है? जब बहरी जहाज़ आए भी, और आए भी उन 10 दिनों के अंदर। ये वॉइड किस दिन है? या तो 10 दिन गुजर जाए और बहरी जहाज़ ना आए, या इन 10 दिनों में बहरी जहाज़ ही डूब जाए। तो ये बेसिकली 2 रूल्स। हैपनिंग ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, अगर हैपनिंग ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट है तो हम देखते हैं कि कोई टाइम फिक्स हुआ है या नहीं हुआ। अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है, जनरल है, तो जब इवेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा, और जब वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट। ये रूल समझ आ रहा है? इसी में टाइम ऐड कर दें, बहरी जहाज़ 10 दिनों में आया तो फिर कब एनफोर्सेबल होगा? इफ़ इवेंट हैपन्स उन 10 दिनों में, अगर इवेंट हैपन हो जाए। दूसरी तरफ अगर टाइम एक्सपायर हो जाए
10 दिन गुजर जाए तो वॉइड है, या इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए उस टाइम से पहले पहले 10 दिनों में वो डूब जाए या 10 दिन गुजर जाए, दोनों सूरतों में ये वॉइड हो जाएगा। बात समझ आई? अगले दो रूल इनके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ये है हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, वो है यहाँ इफ इवेंट हैपन यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ इफ इवेंट बिकम इम्पॉसिबल इधर लिखा था, इफ इवेंट हैपन विद इन टाइम फिक्स्ड ये लिखा हुआ। ये वाली चीज़ जाहिर है जब आप नोट करेंगे तो सब कुछ उलट हो जाएगा ना। फिर भी देख लेते हैं ऐसे, बहरी जहाज़ नहीं आया, एक बंदे ने कहा मेरा बहरी जहाज़ नहीं आया तो मैं तुम्हें लोकल माल दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट उस दिन वैलिड है जब बहरी जहाज़ ना आए। ये कौन सा दिन होता है? जब वो इम्पॉसिबल हो जाए। और अगर बहरी जहाज़ आ गया तो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था बहरी जहाज़ नहीं आएगा तो मैं तुम्हें लोकल माल दूंगा। आ गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। उसने कहा बहरी जहाज़ 10 दिन तक नहीं आया तो मैं तुम्हें लोकल माल दूंगा, तो किस दिन वैलिड होगा? 10 दिन गुजर जाएं और बहरी जहाज़ ना आए, या 10 दिनों में डूब जाए। और वॉइड कब होगा? अब वो 10 दिनों में वाकई आ जाए। तो कॉमन सेंस वाले रूल्स हैं, इनको कभी रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी। पेपर में सवाल है, थोड़ा सा सोच के खुद ही से लिख देना है कि इस चीज़ पे वैलिड होगा, इस चीज़ पे वॉइड होगा। इसको क्रैम नहीं करना। मैंने इसको टेबल बना के 2 अलग अलग पोर्शन में इसलिए डिफरेंशिएट कर दिया है कि आप उसको आराम से सेग्रीगेट कर सकें। अब चलते हैं हम सबसे तकलीफ दे रूल की तरफ। ये बात हमने थिंक ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, सच एग्रीमेंट आर वॉइड वेदर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट इज नोन और नॉट टू द पार्टीज ऑफ एग्रीमेंट एट टाइम। ये एग्रीमेंट ही वॉइड है, ये एग्रीमेंट वॉइड है। हम बात करते हैं फ्यूचर कंडक्ट की। सिर्फ एक सवाल ले लेते हैं जी, एक छोटा सा सवाल। पेपर में आप टेबल बनाते हैं, कोई मसला नहीं। बात यह है कि आपको किसी भी तरह से डाटा प्रेजेंट करने में कोई दुश्वारी नहीं है। डेफिनेशन में सिर्फ हम पाबंद होते हैं किताब के अल्फाज के, अदरवाइज़ हम जो मर्ज़ी अल्फाज यूज़ करें, जो मर्ज़ी फॉर्मेट हो, कोई बुलेट्स बना के लिखना चाहे, कोई पैराग्राफ में लिखना चाहे, कोई टेबल बना के लिखना चाहे, आई के किसी चीज़ को माइंड नहीं करता। ये एफएससी का एग्जामिनर नहीं है, ये मैच्योर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। उनको चाहिए कि आपने काम लिख दिया है, जो चीज़ चाहिए थी अगर वो लिख दी है तो आपका प्रेजेंटेशन जितना मर्ज़ी फ़र्क हो दूसरे से, अगर आपने उनके सारे फीचर्स पूरे कर दिए जो उन्हें चाहिए थे, ऑल ओके। वापस इधर आते हैं, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, एक बंदे का फ्यूचर कंडक्ट। हम कहते हैं कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन अ फ्यूचर एक्शन ऑफ अ लिविंग पर्सन। हम कहते हैं अगर वो शख्स ऐसा कर दे तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कॉलेज से जाके कहें कि सर बार बार पढ़ाते हैं, जो नोट्स होते हैं बड़े मज़े मज़े के होते हैं, ये वाली किताब कहाँ से मिलेगी? उनका बुक शॉप से मिलेगी। तो उन्होंने कहा फ्री नहीं मिलेगी। बच्चे ने कहा, कॉलेज वालों ने कहा ठीक है काम कर लेते हैं, अगर आब्दी साहब क्लास में अनाउंस कर देंगे किताब फ्री है तो किताब मिल जाएगी फ्री। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट किस दिन वैलिड होगा? जिस दिन आब्दी साहब जज्बाती होकर क्लास में अनाउंस कर दें कि किताब फ्री है। और ये किस दिन वॉइड होगा? जब पूरा सेशन गुजर जाए और आब्दी साहब अनाउंसमेंट ही ना करें। यानी ये हालात ऐसे हो जाएं कि आपको लग जाए कि ये इवेंट तो इम्पॉसिबल हो गया, या क्लास में ही चलते चलते अचानक से रुक के आब्दी साहब कहें 1 मिनट भाईजान कोई नहीं फ्री मिलनी। अब जब आब्दी साहब ने कह दिया फ्री नहीं मिलनी तो फ्रंट ऑफिसर के नज़दीक उसका आपसे किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। हो सकता है 3 दिन बाद इमोशनल होकर दोबारा से कह दें फ्री, लेकिन वो तब की तब देखी जाएगी। यानी हम फर्दर कंटिजेंसीज़ को नहीं देखते। हम कहते हैं कि अगर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ द वे जिसमें एक बंदा एक्ट करता है, तो अगर वो बंदा वैसे एक्ट करेगा तो वो वैलिड है, और अगर वो कुछ ऐसा करे जिसके बाद ये वाला काम ना कर सके, कुछ ऐसा करे जिसके बाद ये इम्पॉसिबल हो जाए, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और फर्दर कंटिजेंसीज नहीं देखनी। एक दफ़ा इनकार कर दिया तो ये नहीं सोचना हो सकता है 3 दिन बाद वापस ओके कर दें। जब एक दफ़ा इनकार कर दिया तो समझे इम्पॉसिबल हो गया। अब ये नहीं सोचना कि आगे चल के क्लास में उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे बात समझ आ जाती है। एक दादा, बेटा और पोता कि एक बाप है, एक दादा है और एक बेटा है या पोता है। तो पोते ने बाप से कहा, यानी कि अपने बाप से कहा कि भाई वो क्या आप मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे, वो जो आप लोगों की ख़ानदानी 10 मरले की प्रॉपर्टी है। उसने कहा बेटा मैं ट्रांसफ़र तो कर दूं, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे दादा ने अभी तक मेरे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं की। तो चलो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर तुम्हारे दादा ने मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दी तो मैं तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस दिन वैलिड होगा? जब दादा ट्रांसफ़र कर देगा। ये तो आसान बात है। ये वॉइड किस दिन होगा?
जब दादाजी कुछ ऐसा करें जिसके बाद वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए। तो दादाजी अगर वो प्रॉपर्टी किसी और भाई के नाम पे ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है, दादाजी की खुदा ना खास्ता डेथ हो जाए और वो विरासत की रूज़ में चली जाए और इस फादर को अकेले ना मिले, यानी कुछ ऐसा हो जाए, उनका कोई ऐसा एक्शन हो जिससे हमें लगे कि अब ये चीज़ हो गई है इम्पॉसिबल, तो फिर हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। हालांकि फ़र्दर कंटिजेंसीज हो सकती हैं, हो सकता है इसके जिस भाई को ट्रांसफ़र करे वो भाई दोबारा से दादा को ट्रांसफ़र करे और दादा दोबारा से इसको ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन इतनी दूर तक नहीं सोचना। उन्होंने कहा अदर देन फर्दर कंटिजेंसीज। इसकी लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी है। इफ़ फ्यूचर इवेंट इज़ द वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट, अगर फ्यूचर इवेंट है कि वो बंदा कैसे एक्ट करेगा, आप दी साहब क्लास में क्या बोलेंगे, एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, ये नहीं पता कि कब बोलेंगे, बस उन्होंने कहा अगर वो क्लास में बोल दें तो हम आपको किताब फ्री दे देंगे। द इवेंट शैल बी कंसिडर टू बिकम इम्पॉसिबल, उस दिन इवेंट को इम्पॉसिबल मान लेना है। व्हेन सच पर्सन, व्हेन सच आब्दी साहब डज एनीथिंग, कुछ ऐसा बोल दें विच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल, जिससे ये इम्पॉसिबल हो जाए, दैट ही शुड सो एक्ट। यानी अगर आब्दी साहब कह दें कि किताब नहीं मिलनी तो अब ये इम्पॉसिबल हो गया कि अब वो कहेंगे कि किताब मिले। दादा के एग्जाम्पल में फ्यूचर इवेंट था दादा का एक्शन कि दादा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करें, ये इवेंट उस दिन इम्पॉसिबल माना जाएगा जब वो दादाजी कुछ ऐसा करें, किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, विच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल दैट ही शुड सो इट, क्या वो इस तरह से करें। तो इसको अगर हम उर्दू तर्जुमा करें तो और पेचीदा है कि अगर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये है कि अगर एक शख्स ऐसा करे तो फिर वैसा किया जाएगा, और वो शख्स कुछ ऐसा कर दे जिसके बाद वो वैसा ना कर सके जैसे कि ऊपर हमने रखा था कि कंटिजेंट रखा था, तो ये थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कहने का मतलब अगर एक बंदे का एक्शन है, वो एक्शन करता है, वैलिड है, वो एक्शन नहीं करता लेकिन कुछ ऐसा एक्शन कर बैठता है जिसके बाद ये एक्शन मर जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। और अदरवाइज देन अंडर फर्दर कंटिजेंसी, हम फर्दर कंटिजेंसीज को काउंट नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हो सकता है दादा दोबारा से उसे प्रॉपर्टी वापस ले और अब इसे ट्रांसफ़र कर दें, या आब्दी साहब 3 दिन बाद दोबारा से अपने पिछले उसको नल एंड वॉइड कर दें। तो वंस एक बंदे ने ऐसा एक्शन किया जिससे आपको नज़र आ गया कि वो इम्पॉसिबल हो गया, वो वाला इवेंट इम्पॉसिबल हो गया जिस पर कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट हुआ था, तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये बात समझ आई? तो बेसिकली अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ये पढ़ते हुए मैंने समझाया है फिर भी दिक्कत हो तो एक मशवरा ये है कि इसको आपने क्रैम कर लेना है। इसको थोड़ा सा भी इसकी लैंग्वेज सीधी करें ना तो इसके कुछ लीगल मतलब आउट हो जाता है। ये डेफिनेशन नहीं है लेकिन इसको जितना साफ़ किया जा सकता था किया। इससे ज़्यादा साफ़ करने का मतलब है कि कानूनी तौर पे कोई ना कोई चीज़ इसकी मिस हो जाए। ये आपने तैयार करना है और आज हमने नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करना है। तो एक दफ़ा पहले ये जो फोल्डिंग्स में है यानी कि जो दरमियान वाली गली में है, ये लोग अगर निकलते निकलते अपनी कुर्सी भी साथ ले जाके बाहर रख दें तो उसके बाद फिर ख़वातीन को मौका मिल जाएगा। मेरे ख्याल में